एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग शिक्षा। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेईबी के पेपर फर्स्ट की इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में मॉड्यूल बी हम देख रहे थे, इकोनॉमिक कंसेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग। इसमें आज चैप्टर 15 हम देखेंगे, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में आपके 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर से बनते हैं। तो इसके जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहले व्हाट इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसे कहते हैं। देन क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। फिर किन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर किन्स ने लिक्विडिटी प्रेफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था, वो क्या है। देन मनी डिमांड कर्व, ये पैसे की डिमांड का कर्व किस प्रकार बनता है। रेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, इक्विलिब्रियम ऑफ मनी मार्केट। अब मनी मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब आती है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन मतलब कि जब पैसे की डिमांड और पैसे की सप्लाई जहां पर मैच करती है, उसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट किस प्रकार से डिसाइड की जाती है। देन इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, और अगर मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ा दी जाए तब उससे क्या इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा। शिफ्ट इन मनी डिमांड एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, और मनी डिमांड में कब शिफ्ट आता है। फिर देन हिग्स हैंसन सिंथेसिस क्या है, और आईएसएलएम कर्व मॉडल कैसे बनता है। ठीक है, तो ये सब आपके टॉपिक्स हैं, और इसमें जो आपके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये दोनों है। तो हम इन सभी टॉपिक को वन बाय वन कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है। देखो, इंटरेस्ट ये होता है कि जब कोई व्यक्ति अपना पैसा सेव करता है, और उस पैसे को सेव करके जो उसको रिवॉर्ड मिलता है, तो उसे इंटरेस्ट कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बात हम यूं कहें कि कोई व्यक्ति रिस्क लेते हुए जब कोई व्यक्ति रिस्क लेते हुए अपना पैसा किसी दूसरे व्यक्ति को यूज करने के लिए देता है, अपना पैसा किसी दूसरे व्यक्ति यूज करने के लिए देता है, तो उसके उसके बदले में जो उसको रिवॉर्ड मिलता है, उसे इंटरेस्ट कहा जाता है। ठीक है। इंटरेस्ट इज ए पेमेंट मेड बाय अ बोरोवर फॉर द यूज ऑफ द सम ऑफ मनी फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो मतलब इंटरेस्ट एक पेमेंट है जो कि बोरोवर द्वारा पे करी जाती है, क्योंकि उसने वो पैसा है कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया है। इट इज वन ऑफ द फोर मेन टाइप्स ऑफ इनकम, अदर द अदर बिंग रेंट, वेजेस और प्रॉफिट। तो एक तरह से इनकम है, जैसे कि रेंट, वेजेस और प्रॉफिट हमारे लिए इनकम है, वैसे ही इंटरेस्ट भी है जो हमारे लिए इनकम है। द थ्री एलिमेंट्स कैन डिस्टिंग्विश एज एन इंटरेस्ट, और ये 3 एलिमेंट्स जो हैं ये इंटरेस्ट को अलग करते हैं बाकी इनकम से। तो पहला है पेमेंट फॉर द रिस्क इन्वॉल्व, दिस कंपनसेट द लेंडर फॉर द रिस्क दैट आर बोरोवर माइट नॉट रीपेड द लोन। तो मतलब ये जो इंटरेस्ट जो है ये कंपनसेट करता है बोरोवर लेंडर को, क्योंकि उसने अपना पैसा जो है किसी दूसरे को दिया। नेक्स्ट है पेमेंट फॉर द ट्रबल इन्वॉल्व। अब जिसने व्यक्ति ने लोन दिया, लेंडर ने, तो उसने एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट उसके ऊपर आई। जैसे कि जब उसने लोन दिया, उसके बाद उसने आपका रिस्क असेसमेंट किया, देन मॉनिटरिंग करी उस लोन की, तो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आई। देन प्योर इंटरेस्ट होता है कि उसको अपनी मनी जो उसने आपको दी है, लैंड करी है, तो उसके ऊपर प्योर जो रिवॉर्ड मिला है उसको बोला जाता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इनकम जो है वो बाकी इनकम से इस प्रकार अलग है, जैसे रेंट, वेजेस जो और प्रॉफिट है, वो है कि इसके अंदर इंटरेस्ट इनकम के ऊपर एक रिस्क इन्वॉल्व होता है। रिस्क ये इन्वॉल्व है कि जब हम किसी को लोन दे रहे हैं तो रिस्क ये है कि वो व्यक्ति क्या डिफॉल्ट कर सकता है, मतलब पेमेंट देने से मना कर सकता है। ठीक है, तो उस रिस्क के ऊपर जो हमको रिवॉर्ड मिलता है उसको हम इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं। देन इंटरेस्ट के अंदर एक ट्रबल इन्वॉल्व होती है, क्योंकि जब हम उसको लोन देंगे या बैंक उसको लोन देगा, तो बैंक उसका रिस्क असेसमेंट करेगा, बैंक के कुछ ऑपरेशन खर्चे होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो वो एक उसके लिए रिवॉर्ड है। देन बैंक का प्योर इंटरेस्ट जो क्योंकि बैंक ने अपना जो पैसा है वो प्रेजेंट डे में उसको सेक्रीफाई किया है, क्योंकि उसको फ्यूचर में वो पैसा उसको दोबारा मिलेगा। तो मतलब ये प्रेजेंट डे में पैसे का सेक्रीफाई करके लोन पर देना, ये है बैंक का प्योर इंटरेस्ट, और ये है एक तरह से बैंक के लिए रिवॉर्ड।
तो हमने ये बात करी यहाँ पे। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट ये होता है कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई लेंडर किसी दूसरे व्यक्ति को अपना पैसा यूज करने के लिए देता है, तब उसके बदले जो लेंडर को रिवॉर्ड मिलता है उसी को ही इंटरेस्ट कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की क्लासिकल थ्योरी क्या है? देखो, हमने लास्ट चैप्टर में बात करी थी, जो 14 चैप्टर हमने किया उसमें हमने ये बात करी थी कि डिमांड वर्सेस सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई की बात करी। इसमें ये थी कि जब किसी चीज की, किसी वस्तु की डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो क्या बढ़ता है? प्राइस। ठीक है। और अगर किसी वस्तु की सप्लाई बढ़ती है, तो सप्लाई अगर ज्यादा है और डिमांड कम है तो उसका क्या प्राइस होगा? कम। ठीक है। ये सेम कंसेप्ट ही हमारा एप्लीकेबल होता है जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं। ठीक है। जब मार्केट के अंदर पैसे की डिमांड, मतलब मनी की डिमांड जो है वो कम होगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगा। लेकिन जब पैसे की डिमांड मार्केट में ज्यादा होगी, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा। ठीक है। तो ये है डिमांड के ऊपर। और सप्लाई की बात करें, जब मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, तब पैसे की सप्लाई भी है वो ज्यादा होगी। और जब मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, तो पैसे की सप्लाई भी है कम होगी। क्योंकि सप्लाई पैसे की सप्लाई कौन करेगा? पैसे की सप्लाई कहाँ से आएगी? पैसे की सप्लाई आएगी जब लोग सेविंग करेंगे ना। जब लोग सेविंग करेंगे, तब सेविंग का मतलब ये है कि आप अपनी इनकम से कुछ पैसा बचा रहे हो फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है। तो आपने सेविंग करी, अब वही सेविंग का पैसा आपने दे दिया लोन पर, तो आपने लोन पे दिया। अब ये है सप्लाई, मतलब पैसे की। अब सप्लाई तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसा तभी आप लोन पे देना चाहोगे तब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है। तो ये है सप्लाई। तो अब हम देखते हैं कि क्लासिकल रेट थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या बातें लिखी हैं। दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज द डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ सेविंग। तो ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ सेविंग भी कहा जाता है। इट इज डेवलप्ड बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लाइक मार्शल, फिशर एंड पीयू। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबने मिलकर जो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट दी थी। मतलब पहले मार्शल और फिशर ने दी, फिर पीयू ने इसको मॉडिफाई भी किया था। ठीक है। लेकिन हम ये याद रखेंगे कि ये थ्योरी जो है मार्शल, फिशर और पिगो ने मिलकर दी है। अब इसका मेन आइडिया क्या था? अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड for and supply of saving. The classical economists believe that interest is the price paid for the supply of saving to meet the demand of investment. Because this theory explains the interest rate by analyzing real factor like saving and investment. It is also known as real theory of interest. तो इनका ये कहना था कि पैसे की जो डिमांड है, जो पैसे के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होगा, वो उसकी डिमांड और सप्लाई पे ही डिपेंड करता है। ठीक है। जो बात मैंने आपको पहले बताई। और इस थ्योरी को रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है। अब कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट कौन सी थ्योरी को बोला जाता है, तो आपका आंसर होगा क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम देखते हैं डिमांड फॉर सेविंग, कि सेविंग की डिमांड कब ज्यादा होती है। द डिमांड फॉर सेविंग कम्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स हु नीड कैपिटल फॉर देयर बिजनेस एक्टिविटीज। अब आप सेविंग तब करोगे जब मार्केट में उसकी डिमांड होगी, और डिमांड तब होगी जब कोई इंडस्ट्री जो है उस पैसे की डिमांड कर रही होगी। अब सपोज करो कोई एक व्यक्ति है जिसको पैसे की जरूरत है। ठीक है। कोई ए व्यक्ति है जिसको पैसे की जरूरत है, और बी जो है वो उसके पास सेविंग है। अब बी अपना पैसा ए को तब देगा जब ए बी को उस पे मिलेगा इंटरेस्ट। ठीक है। और वो भी एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा। अब ए, सपोज करो ए बी को पे करेगा 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब ए यूजुअली जब तभी अब बी से पैसा लेगा जब उसको इस 8% से ज्यादा इनकम आएगी। सपोज करो कि ए पैसे का यूज अपने बिजनेस में करता है, और उस बिजनेस में अगर वो कुछ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कोई मशीन लगाता है उस पैसे, या कुछ भी करता है, तो उस वो अपना एक कैलकुलेशन लेके चलेगा कि मुझे 8% से ज्यादा इनकम करनी है। सपोज करो उसको 12% की इनकम होती है। तो इस वजह से, क्योंकि ए को
ए को दिख रहा है कि मैं 8% से पैसा लेके 12% इनकम कमा सकता हूँ, तभी ए है जो पैसे की डिमांड करेगा। ऐसी बात कही गई है क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट में। ठीक है। द डिमांड ऑफ द कैपिटल डिटरमाइंड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, द रिटर्न फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट की डिमांड डिपेंड करती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे। ठीक है, कि मतलब यहाँ पे ए को दिख रहा था कि मुझे मार्जिनल इसमें डिफरेंस कितना है, जितना मुझे प्रॉफिट होगा। द प्रोड्यूसर विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट एज लॉन्ग एज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल इज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रोड्यूसर जो है वो डिमांड करता रहेगा जब उसको दिखेगा कि इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। दिस विल स्टॉप इन्वेस्टिंग व्हेन द टू आर इक्वल। और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मान लो ए को 8% की कमाई होगी, तो फिर वो पैसे की डिमांड करना बंद कर देगा। दिस मीन्स द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस डिमांड लेस कैपिटल एंड द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस डिमांड मोर कैपिटल। तो इससे हम ये बात समझ पाए हैं कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होंगे तो बिजनेस जो है वो पैसे की डिमांड कम करेगा, लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे तो बिजनेस जो है पैसे की डिमांड ज्यादा करेगा। क्योंकि ये अगर बी अगर ए को 6% पैसा देगा और यहाँ पे उसको 8% की इनकम होगी ए को, तो वो पैसे की डिमांड करेगा। लेकिन अगर दोनों ही 8-8% हो जाएंगे तो ए जो बी से पैसे की डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि उसको जो है पैसा लेने का कोई फायदा ही नहीं दिखेगा। Therefore, the demand of capital is universally related to the interest rate. The investment demand curve slope downward to the right. तो कहने का मतलब है कि डिमांड, पैसे की जो डिमांड है वो उसके इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करती है। कि इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगी, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी। मतलब एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड है। अब जो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व है उसका स्लोप जो है वो डाउनवर्ड होता है राइट की तरफ। इसका क्या मतलब है, देखो ये है हमारा इन्वेस्टमेंट डिमांड करो। ठीक है, ये हमारा जीरो है, ये हमारा एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है। तो वाई एक्स पे हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट की, और एक्स एक्स पे हम बात करेंगे डिमांड की, कि पैसे की डिमांड क्या है। अब इसका स्लोप जो है डाउनवर्ड राइट होता है, मतलब ये होता है डाउनवर्ड राइट। अब राइट की तरफ नीचे आएगा। अब जैसे जैसे मान लो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट इस 5% है, 10% है और 15%। तो जो पैसे की डिमांड है, मान लो डिमांड है 2, 4, 6 और 8। अब यहाँ देखो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 है तो पैसे की डिमांड कितनी है 4। ठीक है, ये थोड़ा ना आप समझ लेना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो पैसे की डिमांड हो जाएगी 4। ठीक है, अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 होगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो पैसे की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डिमांड होगी 6। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा और कम हुआ, मतलब 5 हुआ, तो पैसे की डिमांड हो जाएगी 8। तो कहने का मतलब है कि ये इन्वर्सली रिलेटेड एक दूसरे से हैं, इंटरेस्ट रेट और पैसे की डिमांड। तो उसी प्रकार जो है जैसे जैसे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम होती जाएगी तो पैसे की डिमांड जो है वो हमारा हमारी बढ़ती जाएगी। इसलिए जो हमारा स्लोप बनता है, ये स्लोप है जो, जिसको हम इन्वेस्टमेंट डिमांड करो बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिमांड करो। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड करो जो है हमारा हमेशा वो हमेशा डाउनवर्ड राइट की तरफ रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ सेविंग की, कि पैसे की सप्लाई कब ज्यादा और कब कम होती है। द सप्लाई ऑफ कैपिटल कम्स फ्रॉम द सेविंग। मतलब कि जब मार्केट के अंदर पैसा आता है उसकी सप्लाई कहाँ से होती है, सेविंग से, कि लोग सेव करते हैं पैसा और फिर वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सेविंग मीन्स रिड्यूसिंग करंट कंजम्पशन टू हैव मोर इन द फ्यूचर। सेविंग का मतलब यह है कि आप आज की कंजम्पशन कम करके फ्यूचर के लिए उस पैसे को सेव करते हो। इट रिक्वायर्स ए सेक्रीफाइस विच क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कॉल्ड एब्सटेंशन और वेटिंग। और इसके अंदर एक आप पैसे का सेक्रीफाई करते हो, जिसमें क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने बोला है उसको एब्सटेंशन और वेटिंग। द इंटरेस्ट रेट सीन एज रिवॉर्ड फॉर सेविंग। और इंटरेस्ट रेट जो रहती है वो आपका रिवॉर्ड फॉर सेविंग है, मतलब आपको जो ब्याज मिलता है उसको हम रिवॉर्ड फॉर सेविंग बोलते हैं। और ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार ये टर्म पूछ लेते हैं रिवॉर्ड फॉर सेविंग किसको बोलते हैं, तो आपको बताना है इंटरेस्ट रेट को। द हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट द ग्रेटर इंसेंटिव फॉर पीपल टू सेव एंड सप्लाई फॉर मनी। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगी तो लोगों के लिए एक मोटिवेशन होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करें। देयरफॉर द सप्लाई ऑफ कैपिटल इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट। द सेविंग सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड टू द राइट। तो कहने के मतलब है कि सप्लाई जब कैपिटल की होगी, मतलब पैसे की सेविंग तब ज्यादा होगी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। ऐसा कहा गया है क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट में। ठीक है, तो ये पॉजिटिवली रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। जब
सप्लाई ज़्यादा होगी, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो सप्लाई ज़्यादा होगी, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो सप्लाई कम होगी। तो ये इसका जो कर्व बनने था वो राइट अपवर्ड कर्व बनता है। मतलब इसका जो कर्व होगा, जैसे ये हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट होगा और यहाँ पर होगा सप्लाई। तो कहने का मतलब है कि हमारा ये बनता है राइट अपवर्ड की तरफ, इस प्रकार से बनता है। और यहाँ पर हम 5 लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10 लेते हैं, 15 लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं 2, 4, 6 और 8। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 होगी तो पैसे की सप्लाई जो है वो 2 होगी, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 होगी तो पैसे की सप्लाई होगी 4, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 होगी तो पैसे की सप्लाई होगी 6, और इसके बाद जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ेगी तो पैसे की सप्लाई और बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब है जो हमारा ये स्लोप बनेगा, ये जो हमारा स्लोप है, ये स्लोप हमारा बनेगा राइट अपवर्ड की तरफ, राइट अपवर्ड की तरफ। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सेविंग। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन तब आती है जब मार्केट के अंदर पैसे की डिमांड और पैसे की सप्लाई जो है वो एक ही कंडीशन, मतलब उनकी डिमांड और सप्लाई जहां मैच करती है, जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का डिसाइडेड हो जाता है, उसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट इज द रेट एट विच द डिमांड फॉर सेविंग इन्वेस्टमेंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द सप्लाई ऑफ सेविंग। तो मतलब डिमांड पैसे की और उसकी सप्लाई जब मैच करती है तो उसी कंडीशन को ही इक्विलिब्रियम बोला जाता है। इफ द इंटरेस्ट रेट इज टू हाई, जब ब्याज बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो सप्लाई ऑफ सेविंग विल बी ग्रेटर देन द डिमांड एंड द रेट विल बी फॉल। तो कहने का मतलब है कि जब मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो लोग क्या ज्यादा सेव करेंगे और ज्यादा पैसे की सप्लाई कर देंगे, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो हमने ये बात करी थी कि उसकी डिमांड जो है कम हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली भी रिलेटेड है इंटरेस्ट रेट से डिमांड। ठीक है, तो जब डिमांड कम होगी लेकिन सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, तब हमने जो लास्ट चैप्टर में बात करी थी डिमांड वर्सेस सप्लाई की, जब सप्लाई ज्यादा डिमांड कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा। इफ द रेट इंटरेस्ट रेट इज टू लो, अब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा कम है, द डिमांड ऑफ सेविंग विल बी ग्रेटर देन द सप्लाई एंड द रेट विल बी राइज। अब जब मानो इंटरेस्ट रेट कम है, ठीक है, लेकिन डिमांड जो है सेविंग की बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, क्योंकि हम ये जानते हैं जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो डिमांड ज्यादा होती है। ठीक है, जब डिमांड ज्यादा होती है तो फिर क्या सप्लाई भी बढ़ा देंगे वो, तो इससे क्या है, वो मतलब डिमांड ज्यादा और सप्लाई उतनी कर नहीं पा रहे, तो इससे क्या है, रेट इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारी बढ़ जाएगी, राइज हो जाएगी। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, द रेट एट विच द टू आर इक्वल, द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट बन जाती है। मतलब जब डिमांड और सप्लाई दोनों दोनों इक्वल चल रही हैं, तब जो है हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है और तब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा डिसाइड होता है। अब ये तो हमने बात कर ली क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट की। अब क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट की ना कुछ क्रिटिसिज्म मिला है, क्योंकि इसमें क्या है ना, सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में बात करी गई है कि लोग सेविंग तब करेंगे जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर फिर बात करी जॉन मेरिड किन्स ने, उन्होंने कुछ क्वेश्चन उठाए इसके ऊपर। जैसे उनका क्या आर्ग्यू था, ही आर्ग्यू दैट इंटरेस्ट इज ए मॉनेटरी फिनोमिनन नॉट इन ए रियल वन। ही डिफाइंड दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एज रिवॉर्ड ऑफ पार्टिंग विद लिक्विडिटी, नॉट एज द रिवॉर्ड ऑफ सेविंग। इनका ये कहना था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रिवॉर्ड मिलता है वो आपको लिक्विडिटी को त्यागने में मिलता है, मतलब पैसे का त्याग करने में आपको जो मिलता है, ना कि वो आपकी सेविंग पे रिवॉर्ड है। He stated that investment is more dependent on the marginal efficiency of capital, future expectation than the rate of interest rate, especially during the slowdown। तो इनका ये कहना है कि जो लोग सेविंग करते हैं वो सेविंग करते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के ऊपर, मतलब कि उनको कितना पैसा, मतलब कहाँ से पैसा ज्यादा मिलेगा तो उसके लिए वो सेव करते हैं। और ना, और साथ में वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी रख के चलते हैं कि मानो उनको फ्यूचर के अंदर अगर कहीं से इनकम दिख रहा है कि ये सेक्टर जो है वो ग्रो करेगा, तो वो जो है सेविंग एक बार मार्केट में पैसे इन्वेस्ट ना करते हुए अपने पास होल्ड करके रखते हैं। तो इनका ये तर्क था। देन ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट सेविंग आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम देन बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीपल माइट सेव इवन इफ द इंटरेस्ट इज लो। और इनका ये भी कहना है कि जो सेविंग है वो आपकी इनकम पर डिपेंड करती है, और अगर आप सेविंग तभी कर पाओगे जब आपकी इनकम सही होगी। और दूसरा कि अ, लोग सेव करने एक आदत है, मतलब सेव लोग फिर भी करेंगे भले रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम भी क्यों ना हो। ठीक है, तो इनके ये सब तर्क थे जिसकी वजह से क्या उन्होंने क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्रिटिसाइज किया है। तो सबसे पहले जॉन किन्स ने क्या बोला कि एक तो जो आपको पैसे के बदले रिवॉर्ड मिल रहा है वो
आपको सेविंग के लिए रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, वो आपको मिल रहा है क्योंकि आप अपने पैसे का त्याग कर रहे हो, लिक्विडिटी त्याग रहे हो। दूसरा कि आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के ऊपर आप सेविंग करते हो, मतलब आपको कौन सी कितना प्रॉफिट हो सकता है उसके लिए आप सेविंग कर रहे हो। और जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है आपको कि आपको फ्यूचर में चलकर रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं और बढ़ने वाला है, तब आप अपना पैसा होल्ड करोगे और आप सेविंग मतलब आप पैसा इन्वेस्ट मार्केट में नहीं करोगे। थर्ड, उन्होंने ये कहा कि सेविंग जो है आप डिपेंड करती है आपके इनकम के लेवल पर, ठीक है, ना कि आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और लोग ज्यादातर सेव करते ही हैं, भले ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में कम भी क्यों ना हो, ठीक है। तो ये सब बातें इन्होंने कही थी। और इसके बाद इन्होंने अपना थ्योरी दी थी, किन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इन दिस फेमस बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जेएम किन्स रिप्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो जेएम किन्स ने अपनी जो बुक थी उनकी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, उसके अंदर लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी दी थी, जिसने अकॉर्डिंग टू हिम द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ए प्योरली मॉनेटरी फिनोमेनन एंड इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। तो किन्स ने कहा था कि जो मनी की डिमांड और सप्लाई है, उसके आधार पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिपेंड करती है। और क्लासिक क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में ये बात कही गई थी कि जो इंटरेस्ट रेट है वो डिपेंड करती है सेविंग की सप्लाई पर। जितना लोग ज्यादा सेव करेंगे, मतलब सेव ज्यादा करेंगे, तो मतलब मनी की सप्लाई जो है मार्केट में ज्यादा रहेगी, और मनी की सप्लाई ज्यादा रहेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा। लेकिन किन्स ने बोला था कि ये डिपेंड करता है मनी की डिमांड पर और मनी की सप्लाई पर। दिस थ्योरी इज नोन एज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। इसको बोला जाता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी बाय किन्स। To explain this theory, Keynes assumed a simplified economy where people can hold their wealth in only two assets. अब इसको समझाने के लिए किन्स ने ये बताया कि लोग जो हैं वो दो एसेट्स में अपना पैसा अपने पास रखते हैं। सबसे पहला मनी की फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ करेंसी करंट डिपॉजिट विच अर्न्स नो इंटरेस्ट। तो एक तो लोग रखते हैं अपने पास हार्ड कैश, मतलब कि वो पैसा वो कभी भी यूज कर सकते हैं, और ये पैसा जो है क्योंकि उनकी जेब में है तो इसमें कोई भी इंटरेस्ट वो नहीं कमाते। देन लोग पैसा रखते हैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के अंदर विच अर्न इंटरेस्ट। तो कहने का मतलब है कि लोग या तो पैसा अपने मनी में रखेंगे या फिर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के अंदर लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं, ऐसा बोला किन्स ने। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट बॉन्ड प्राइजेस एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इनवर्सली रिलेटेड। और ये समझना जरूरी है कि जो बॉन्ड प्राइजेस होते हैं और जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। अगर बॉन्ड पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो अपनी जो सेविंग है वो बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन जब बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो लोग मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जिससे मार्केट में मनी की सप्लाई ज्यादा ज्यादा होगी। अ, इस वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगी। when the market interest rate falls, prices of the existing bond go up and vice versa। मतलब मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी तो लोग मार्केट से पैसा निकालकर अपना पैसा बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देंगे, जिससे बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। और जब बॉन्ड का प्राइस कम होगा तब लोग मार्केट के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अकॉर्डिंग टू किन्स, पीपल हैव ए लिक्विडिटी प्रेफरेंस व्हिच मींस दे हैव डिजायर टू होल्ड कैश फॉर थ्री मेन रीजन एंड मोटिव। किन्स ने ये कहा था कि लोगों को ना लिक्विडिटी प्रेफरेंस होता है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब होता है, सबसे पहले तो बात करते हैं लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी होता है कि जैसे मानो आपके पास कैश है, ठीक है। अब कैश आप या तो सेविंग बैंक अकाउंट में रख सकते हो या अपने पास पॉकेट में रख सकते हो, ठीक है। अब इसमें इन दोनों में से सबसे ज्यादा लिक्विड कौन है? ज्यादा लिक्विडिटी का मतलब ये है कि आप उस पैसे को कितनी जल्दी अपने पास लाकर उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि पॉकेट का कैश आपके पास सबसे पहले अवेलेबल है, तो ये आपके पास ज्यादा लिक्विड हुआ। उसके बाद सेविंग बैंक अकाउंट का पैसा आप कभी भी जाके विड्रॉ कर सकते हो, डिमांड डिपॉजिट एक तरह से, तो आप ये डिमांड करके विड्रॉ कर सकते हो, तो ये उसके बाद लिक्विडिटी। अब हम मान लो फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, एफडी में रखते हैं, ठीक है। तो वो पैसा एफडी का क्योंकि एक टाइम डिपॉजिट है, तो हमको या तो एफडी को बंद करवाने के लिए एफडी पे पेनल्टी लेनी पड़ेगी या फिर इसका टेन्योर खत्म होने का वेट करना होगा। तो एफडी कंपेरेटिव टू सेविंग बैंक अकाउंट तो कम लिक्विड है। तो लिक्विडिटी का ये मतलब है कि लोगों के पास एक प्रेफरेंस होता है कि वो अपना पैसा कहां पर रखना चाहते हैं, कौन सी लिक्विडिटी एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ऐसा कहा था किन्स ने। और इन्होंने ये बताया कि लोग जो हैं तीन रीजन से अपने पास कैश रखते हैं। सबसे पहला तो ट्रांजेक्शन मोटिव, people need to hold cash for their day to day transactions like buying groceries, paying bills
बिजनेस ऑल्सो नीड कैश टू पे their raw materials and wages. The amount of money needed for the motive depends on the level of income. तो मतलब किन्स ने ये बोला कि लोग जो है अपना डे टू डे बिजनेस करने के लिए, जो ट्रांजेक्शन करने के लिए अपने पास कैश रखते हैं सबसे पहले। देन प्रिकॉशनरी मेजर्स, अब किसी की कोई इमरजेंसी आ गई, कोई बीमारी होगी, एक्सीडेंट हो गया अनएम्प्लॉयमेंट के केस में, तो इसकी वजह से भी लोग अपने पास कैश रखते हैं। देन है स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव का ये मतलब है कि लोग ये सोचते हैं, लोग तब तक पैसा इन्वेस्ट नहीं करते अगर उनको ये पता चलता है कि फ्यूचर के अंदर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो अभी वो अपने पास पैसा जो है होल्ड करके रखते हैं। दिस रेफर टू डिजायर टू होल्ड कैश फॉर प्रॉफिट इन फ्यूचर चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड्स प्राइसेस। ठीक है, इफ पीपल एक्सपेक्ट इंटरेस्ट रेट फॉल इन द फ्यूचर मीनिंग बॉन्ड प्राइसेस विल राइज। तो उनको अगर ये लगता है कि फ्यूचर के अंदर इंटरेस्ट रेट गिरने वाले हैं, तो वो इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तो बॉन्ड का प्राइस जो है बढ़ेगा, तो वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए अपने पास पैसा होल्ड करके रखते हैं। दे विल यूज देयर कैश टू बाय बॉन्ड्स नाउ एंड सेल देम लेटर इन द हायर प्राइस। तो अभी वो बॉन्ड्स खरीद लेंगे और उसको बाद में जब बॉन्ड्स महंगे हो जाएंगे तब उसको बेच देंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि लोग जो है अपने पास पैसा तीन वजहों से रखते हैं किन्स के अनुसार। एक तो ट्रांजैक्शन मोटिव से, एक प्रिकॉशनरी मोटिव से, और तीसरा स्पेकुलेटिव मोटिव। ये आपको नाम याद रखने हैं, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव। ठीक है, कई बार ये पूछ जाता था कि कौन कौन सी वजह से किन्स के अनुसार लोग अपने पास पैसा होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पहले आपके आया हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये बात हुई। दूसरा, किन्स ने बोला क्या था? किन्स ने ये कहा था कि जो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो डिमांड और सप्लाई है मनी की, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, मेन जो इसका लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है, उसका ये मतलब है कि किन्स के अनुसार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिपेंड करता है मनी की सप्लाई और डिमांड पर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मनी डिमांड कर्व। मनी डिमांड कर्व हमको क्या दिखाता है? द मनी डिमांड कर्व shows the quantity of money demanded at the various rate of interest for a given level of income। तो मनी डिमांड कर्व हमको ये बताता है कि कितनी मनी की डिमांड मार्केट में है और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो करी जा रही है। सिंस द डिमांड फॉर मनी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, द मनी डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्योंकि मनी की जो डिमांड है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से इनवर्सली रिलेटेड है। मतलब कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो मनी की डिमांड कम होगी, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो मनी की डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है, अगर जब भी हम इकोनॉमी के अंदर ये कंडीशन किसी भी जगह पर बने, तो उसका जो स्लोप बनेगा वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। इसका कर्व देख लेते हैं हम। देखो, एक्स अक्ष पे हमने लिया है क्वांटिटी ऑफ मनी और वाई अक्ष पे लिया हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज करो यहाँ पे 5% है, यहाँ पे 10% है। ठीक है, ऐसे करते 5 5 का 15% और ये 20%। ठीक है, अब सपोज करो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तब वो क्वांटिटी कितनी डिमांड कर रहा है? इतनी। अब यहाँ पर मानो कि यहाँ पर भी 5, 10, 15 और 20 है। ठीक है, तो मतलब 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो कितने पैसे की डिमांड कर रहा है? वो 15 क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है मनी की। अब जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही बढ़ा, तो वो उसने जो पैसे की डिमांड है वो भी कम कर दी, क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड डिपेंड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो इसने डिमांड 10 कर दी। अब जब और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, 15 हो गया, तब डिमांड कितनी और भी कम होगी, तो ये 5 होगी। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिमांड ऑफ मनी, तो ये एक दूसरे से इनवर्सली भी रिलेटेड है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये तो हमने देख लिया जब हमारी इनकम जो है स्टेबल है। अब सपोज करो कि हमारी इनकम जो है, इनकम बढ़ जाती है। ठीक है, इनकम बढ़ गई। अब जब इनकम बढ़ गई ना, तब क्या होगा कि जो हमारा कर्व जो है, जो हमारा कर्व है, वो कर्व भी राइट की तरफ मूव करेगा, राइट की तरफ मूव करेगा। ये चीजें आपको याद रखनी, जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अ, जब हमारी इनकम बढ़ जाए तब डिमांड, मनी का सब डिमांड तरफ किस तरफ बढ़ता है, तो हमको बताना होगा वो राइट तरफ मूव करता है। ठीक है, अब हमारी इनकम बढ़ गई। अब यही 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम कितने पैसे की डिमांड कर लेंगे? तो हम यहाँ पे अगर इसको आगे लें तो ये मतलब हम 20 रुपए की डिमांड करेंगे। तो पहले जहाँ 5% पे हम 15 की डिमांड कर रहे थे, अब वही 5% पे इनकम बढ़ने से हम 20 रुपए मनी की डिमांड करेंगे। अब यही अगर 10% पे पहले हम 10 की डिमांड कर रहे थे, तो अब यही 10% पे हम डिमांड करेंगे 15 की। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा कर्व है वो राइट की तरफ मूव कर जाएगा। If the level of income increases, people will need more money for transactions,
सो द एंटायर डिमांड कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड एंड द राइट। ठीक है, तो जो LP2 में हमने देखा है, ठीक है, जैसे इनकम बढ़ जाएगी तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड की तरफ, राइट की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर में से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको फिक्स मिलने ही मिलने हैं। और मोस्टली जो लोग हैं ना, इस चैप्टर को स्किप करके चलते हैं, क्योंकि ये चीज कोई अच्छे से समझाता नहीं है और समझ भी नहीं पाता लोग, तो इसको क्या मोस्टली लोग स्किप करते हैं। लेकिन ये आपको फ्री के 2 नंबर देके जाएगा। बस आप इतना समझ लो कि जब हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो लोग को पैसा, इनकम बढ़ेगी, ठीक है, और लोगों की सेविंग बढ़ जाएंगी। सेविंग बढ़ गई, अब लोगों को ट्रांजेक्शन भी ज्यादा करनी है। जब ट्रांजेक्शन ज्यादा करनी होगी तो लोगों को क्या चाहिए होगा? पैसा, मनी चाहिए होगा। जब मनी की डिमांड बढ़ेगी तब हमारा जो डिमांड कर्व है, क्योंकि डिमांड बढ़ी है तो डिमांड कर्व जो हमारा अपवर्ड राइट की तरफ मूव कर जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट। अब कहने का मतलब है कि मनी मार्केट के अंदर हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे कब पहुंचते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम की स्थिति कब आती है? इक्विलिब्रियम बोलते हैं जब डिमांड और सप्लाई, मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई जो है वो दोनों एक ही पॉइंट पे मेल खाते हैं। मतलब जब डिमांड, मतलब जो इंडस्ट्री वाले पैसे की डिमांड कर रहे हैं वो भी इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लेने को तैयार है, और जो सप्लाई, जो जो सेविंग करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो भी उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देने को तैयार है। ठीक है, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंग टू किन्स, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड एट दैट पॉइंट वेयर द डिमांड ऑफ मनी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड इक्वल द सप्लाई ऑफ मनी। तो किन्स के अनुसार जब मनी की डिमांड और इसकी सप्लाई जो है वो एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं। द सप्लाई ऑफ मनी at any given time is fixed for by the monetary authority of the country like RBI। अब हमारे देश में क्या है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो हर 2 महीने बाद, बाई मंथली पॉलिसी जो होती है हर 2 महीने बाद आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसके अंदर ही तो आरबीआई जो है मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है, क्योंकि आरबीआई ने ना सप्लाई को कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि एट एनी टाइम ये फिक्स्ड ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ कंट्री, तो मनी की सप्लाई जो है वो फिक्स करी जाती है। देयरफॉर द मनी सप्लाई कर्व इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। इसीलिए जो मनी सप्लाई कर्व है वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होता है, जैसे कि ये हम देख रहे हैं। तो ये जो एकदम स्ट्रेट लाइन में है तो ये हमारी सप्लाई है। अब हम ये बात कर रहे थे कि डिमांड और सप्लाई पे पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्धारित होता है, लेकिन जब सप्लाई जो है वो आरबीआई ने फिक्स कर दी है, ठीक है, तो अब जब इक्विलिब्रियम बनेगा तो वो डिमांड पे ही डिपेंड करता है। अगर डिमांड ज्यादा हुई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, और डिमांड कम हुई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। सिंपल सी बात है। अब ये देखो, ये कर्व देखते हैं। अब क्वांटिटी ऑफ मनी इन करोड़, अब मनी की क्वांटिटी की डिमांड की है करोड़ में एक्स अक्ष पे, और वाई पे है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब जब मनी की डिमांड 200 है, ठीक है, तब क्योंकि सप्लाई तो हमारी सेम है, तो मनी की डिमांड अगर 200 है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10 रहेगा। और जैसे अब डिमांड जो है, अब मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 14 हो गया, तो हमारी डिमांड जो है वो 100 और 200 के बीच में आ जाएगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, 18 हो जाएगा मान लो, तो हमारी जो डिमांड है और मनी की कम हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमने बात पहले ही कर ली थी। अब जब सप्लाई हमारी स्टेबल है, ये, तब कर्व जो है हमारा इक्विलिब्रियम है वो कहाँ निर्धारित होगा? इक्विलिब्रियम जब निर्धारित होगा जब मनी सप्लाई कर्व और मनी डिमांड कर्व एक पॉइंट पे आकर, अब एक पॉइंट पे आकर, इस पॉइंट पे आकर जो एक दूसरे से मिलेंगे तो वो हमारा इक्विलिब्रियम निर्धारित करेगा। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 और मनी की डिमांड जो है 200, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाती है। कहने का ये मतलब है कि लोग 200 करोड़ रुपया देना चाहते हैं और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और यही 200 करोड़ लोग जो जिसकी डिमांड है पैसे की वो 200 करोड़ लेना चाहते हैं 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो ये कंडीशन हमारी इक्विलिब्रियम की बन गई। कहने का मतलब है जब जहां पर सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व एक दूसरे से मिलेंगे तो वही हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाएगी। अब सपोज करो कि मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनती नहीं है, मतलब इक्विलिब्रियम होता ही नहीं है, क्योंकि सप्लाई और डिमांड कर्व जो है वो कहीं पे टकराते ही नहीं है। तब क्या होगा? इसकी कंडीशन तब आएगी जब इफ द मार्केट रेट इज टू हाई, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। अब मान लो मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तब उस कंडीशन में क्या होगा कि क्योंकि हमारी सप्लाई जो है वो तो निर्धारित है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो हमारी जो डिमांड है वो एक तरह से स्टेबल रह जाएगी। तो डिमांड जो है हमारी स्टेबल रहेगी। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि ये जो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व है वो कहीं पे टकराएंगे ही नहीं, तो हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो नहीं बन पाएगी। हमारा
वन सेकेंड ना, डिमांड कर्व, ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा सप्लाई कर्व है, सप्लाई और डिमांड। क्योंकि पहले क्या था, यहाँ पर हम देखें तो हमारा सप्लाई और डिमांड ये एक दूसरे से टकरा रहे थे, तो हमारा इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन गई। लेकिन जब इक्विलिब्रियम बने ही नहीं, मतलब सप्लाई फिक्स है और डिमांड फिक्स है, तो ये टकराए नहीं, तब क्या होगा कि क्योंकि पैसे की डिमांड कम है, तब लोग अपना जो पैसा है वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने लग जाएंगे, क्योंकि बॉन्ड्स क्या है, इन्वर्सल भी रिलेटेड है मार्केट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो लोग बॉन्ड्स में ज्यादा इन्वेस्ट करने लग जाएंगे। तब क्या होगा कि मार्केट के अंदर धीरे धीरे पैसा कम होना शुरू हो जाएगा, और फिर जब सप्लाई जो नॉर्मल हो जाएगी, तब दोबारा से लोग पैसे की डिमांड मार्केट में करने लगेंगे, तो उसके बाद जाके हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाएगी। जैसे द सप्लाई ऑफ मनी विल बी ग्रेटर देन द डिमांड ऑफ इट, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, पीपल विल हैव एक्सेस कैश, लोगों का ज्यादा कैश होगा, सो दे विल यूज टू बाय बॉन्ड्स, तो लोग जो है बॉन्ड्स खरीदने लग जाएंगे। दिस इंक्रीज डिमांड ऑफ बॉन्ड्स विल पुश देयर प्राइस अप, तो इससे क्या है कि लोग ज्यादा बॉन्ड्स खरीदने लग जाएंगे, तो उनकी बॉन्ड्स के प्राइस जो बढ़ जाएगा, विच मीन्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल फॉल अंटिल इट रीचेस द इक्विलिब्रियम। इसका ये मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मार्केट के अंदर वो गिरने लग जाएगा, और फिर एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाएगी। मतलब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा था, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे इसकी डिमांड कर्व जो है हमारा और नीचे जाएगा, जिससे हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन को हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये है किन्स के अनुसार पैसे का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करना। अब इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू लो, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा कम है, तो क्या होगा, द डिमांड ऑफ मनी विल बी ग्रेटर देन द सप्लाई, क्योंकि सप्लाई हमारी फिक्स है और जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर डिमांड जो है हमारी बढ़ जाएगी। पीपुल विल वांट मोर कैश देन इज अवेलेबल, तो लोगों को डिमांड कैश की ज्यादा करने लग जाएंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो गया है, तो दे विल सेल देयर बॉन्ड्स टू गेट इट, तो लोगों का जो ऑलरेडी बॉन्ड्स में पैसा है उसको सेल करने लग जाएंगे। दिस विल दिस इंक्रीज सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स will push their price down, which mean the rate of interest will rise until reach the equilibrium amount। इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि लोग मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ा देंगे, जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस बढ़ने लग जाएगा, और फिर हम जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिसाइड किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई अगर बढ़ा दी जाए, तब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। if there is an increase in the money supply, for example if the central bank buys security in the open market, it will lead to a lower rate of interest। कहने का क्या मतलब है, सपोज करो कि आरबीआई क्योंकि हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी में ये डिसाइड किया जाता है कि मार्केट के अंदर पैसे की सप्लाई, जिसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं, वो कितनी रहेगी। ठीक है, अब आरबीआई ने ओपन मार्केट से सिक्योरिटीज बाई कर ली। ठीक है, अब जब आरबीआई ने ओपन मार्केट सिक्योरिटीज बाई करी, तो आरबीआई ने उसके बदले में क्या दिया, मनी, पैसा, और वो पैसा जो ओपन मार्केट में फ्लो होने लग गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आरबीआई ने पैसे की जो सप्लाई है वो मार्केट में ज्यादा कर दी। ठीक है, तो जब पैसे की सप्लाई मार्केट के अंदर ज्यादा हो जाती है, इंक्रीजिंग मनी सप्लाई हो जाता है, क्योंकि ये हमारा जो आरबीआई मनी सप्लाई कंट्रोल करता है, तो फिक्स मनी सप्लाई रहती है। लेकिन जब आरबीआई ने मनी सप्लाई को बढ़ा दिया, ठीक है, मतलब मनी सप्लाई इतनी कर दी, जैसे मान के चलते हैं कि ये क्वांटिटी ऑफ मनी 5 लाख करोड़ है, ये 10 लाख करोड़ है, ये 15 लाख करोड़ है, ऐसे करके 20 लाख करोड़ है, 25 लाख करोड़ है। ठीक है, तो आरबीआई ने मनी की सप्लाई 10 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ कर दी मानो। ठीक है, तब जो हमारा डिमांड कर्व बन रहा है, ये जो हमारा डिमांड कर्व बन रहा है, तो डिमांड कर्व का जो हमारा इक्विलिब्रियम है, जहां पे वो कटेगा तो वो हमारा इक्विलिब्रियम होगा। तो जब हमारा डिमांड करो जो इक्विलिब्रियम है, तो पहले तो हमारा यहाँ पर बन रहा था, लेकिन जब पैसे की सप्लाई बढ़ जाएगी, तब क्या होगा कि हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा मनी सप्लाई बढ़ने से। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट पड़ता है जब मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई बढ़ जाती है। एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, इट्स शोन एज द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द वर्टिकल मनी सप्लाई कर्व फ्रॉम MS1 टू MS2। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मनी सप्लाई का कर्व है वो राइट की तरफ मूव कर जाएगा। दिस न्यू सप्लाई कर्व विल intersect the money demand curve at a new lower equilibrium point, resulting in a lower rate of interest। तो क्योंकि ये लोअर इक्विलिब्रियम पॉइंट में मिलेगा, तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा। ये इंपैक्ट होता है मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई बढ़ने से।
अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि ऐसा पूछा पूछा जाएगा कि जब मार्केट के अंदर आरबीआई के द्वारा पैसे की सप्लाई बढ़ा दी जाए तब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, या इंटरेस्ट रेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तब आपका आंसर होगा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएगी। ये इस प्रकार का क्वेश्चन जो है 1 नंबर का पूछा जाता है हर बार। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि इंटरेस्ट रेट का क्या होगा अगर हम सप्लाई बढ़ा देते हैं या सप्लाई कम कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शिफ्ट इन मनी डिमांड एंड और लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व। अब मनी की जो डिमांड है वो किस प्रकार से शिफ्ट, उसके शिफ्ट किस प्रकार से होता है। द पोजीशन ऑफ मनी डिमांडेड कर्व कैन आल्सो शिफ्ट, दिस कैन बी कॉज्ड बाय 2 फैक्टर। तो पैसे की डिमांड के अंदर 2 फैक्टर जो है उसकी डिमांड को बढ़ाएंगे। पहला, ए चेंज इन द लेवल ऑफ नॉमिनल इनकम। अब व्यक्तियों की अगर आय बढ़ जाएगी, जब व्यक्तियों की इनकम बढ़ जाएगी तब क्या होगा कि वो जो है पैसे की डिमांड जो है मार्केट में ज्यादा करेंगे, तो इनकी इंक्रीज हो जाएगी उनकी डिमांड भी फॉर मनी एंड शिफ्ट द कर्व टू द राइट लैंडिंग टू द हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इससे क्या होगा, जब पैसे की डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ने से क्या है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है वो बढ़ जाएगा, जो कि हमने ऊपर भी बात करी है पहले। एंड देन ए चेंज इन एक्सपेक्टेशन। और अगर अगर उन व्यक्ति को लगा कि फ्यूचर में किसी एक सेक्टर में उसको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, तो वो अपने पास पैसा जो है होल्ड करके रखेगा। होल्ड करने के लिए वो मतलब मनी की डिमांड बढ़ाएगा कि मतलब आज अगर वो पैसा अपने पास रखता है तो उसको फ्यूचर में फायदा हो सकता है। मतलब उसको एक स्पेकुलेशन मिल जाता है कि उसको आज पैसा सेव करके रखना है, तो पैसा रखने के लिए उसको क्या वो मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये कारण है। इफ पीपल स्टार्ट टू एक्सपेक्ट ए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फ्यूचर, देयर स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी विल इंक्रीज। ठीक है, तो उनकी स्पेकुलेटिव डिमांड बढ़ जाएगी। दिस विल शिफ्ट द मनी डिमांड कर्व टू द राइट, और इसी वजह से मनी का जो डिमांड कर्व है वो राइट की तरफ मूव करेगा, कॉजिंग द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट टू राइज। तो इसका कारण ये होगा कि उससे डिमांड बढ़ने से इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाएगी। तो पैसे की डिमांड किस लिए बढ़ेगी, सबसे पहले कि अगर सबकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए, मतलब उनकी नॉमिनल इनकम जो है वृद्धि हो जाए, और दूसरा उनकी स्पेकुलेटिव एक्सपेक्टेशन हो जाए कि फ्यूचर में उसको प्रॉफिट हो सकता है। तो इसका कर्म में देखते हैं, क्योंकि सप्लाई जो है हमारी सेम रहेगी। अब किसी वजह से लोगों की डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ने से क्या हुआ कि हमारा जो डिमांड कर्व था वो राइट की तरफ और ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव किया। ठीक है, तो पहले तो हमारा ये था, लेकिन बाद में LP2 बन गया। ठीक है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस 2। अब इससे क्या हुआ, क्योंकि पहले हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पे बैठ रहा था, जिसकी वजह से क्या था सप्लाई सेम थी और इंटरेस्ट रेट हमको कम लग रहा था। लेकिन जैसे ही डिमांड बढ़ी और हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो एफ पे चला गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, जैसे ये इंटरेस्ट रेट है, तो इंटरेस्ट रेट जो है हमारा बढ़ गया। ठीक है, तो इस वजह से जब मनी की डिमांड जो है मार्केट में बढ़ती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है वो उसके साथ बढ़ता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हिक्स हैंसन सिंथेसिस ISLM कर्व मॉडल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। तो ये जो टॉपिक है आपके चैप्टर में, ये टॉपिक आपके अपने जो अभी पूरा चैप्टर पढ़ा है उसको कवर कर देगा। हम पूरे चैप्टर में क्या चीज देख रहे हैं, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था किन्स का थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यही पढ़ा हमने अभी तक। और इन दोनों से हम क्या निकाल रहे हैं, इन दोनों से हम ये निकाल पा रहे हैं कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारी इकोनॉमी में कितना रहेगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा। अब क्लासिकल के अंदर जो बात करी थी कि पैसे की सप्लाई की, कि सप्लाई जितनी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, और सप्लाई जितनी कम होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। ठीक है, और किन्स ने जो बोला था, किन्स ने ये कहा था कि लोगों के पास एक लिक्विडिटी प्रेफरेंस होता है, उसके आधार पर वो ये डिसाइड करते हैं कि मनी अपने पास रखना है या मनी को इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अब अगर जितना ज्यादा पैसा मनी को वो मार्केट में लगाएंगे मतलब इन्वेस्ट करेंगे, तो क्योंकि ज्यादा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होगा तो मतलब पैसे की सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी तो मनी की जो डिमांड है वो कम होगी, तो जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो ये सब बातें करी थी किन्स ने। अब जो ISLM मॉडल है ना, वो हमको ये बताता है कि जब हम क्योंकि IS मॉडल जो है हमारा, जो क्लासिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट में बात करी, क्योंकि इसमें बात करी गई है इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट
इज इक्वल टू सप्लाई। तो इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है हमारी उस मार्केट के अंदर सेल और परचेज होने वाले गुड्स के। क्योंकि क्योंकि मार्केट के अंदर जब कंजम्पशन हमारी बढ़ जाएगी या कम होएगी, तो डिपेंड करता है कि हमारे ओवरऑल कंजम्पशन कितनी है, गुड्स कितने हैं। क्योंकि जब हमारी कंजम्पशन रेट बढ़ेगा तब हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, ठीक है। और लेकिन कंजम्पशन जब ज्यादा कम हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। तो डिपेंड करता है मार्केट के अंदर होने वाली गुड्स के ऊपर। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा आईएस मॉडल है वो देखता है गुड्स को, और जो हमारा एलएम मॉडल है ये देखता है मनी मार्केट को, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में अंदर ये पूछा जाता है कि आईएस मॉडल किस पे काम करता है, मतलब क्या चीजों को ट्रैक करके रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालता है, तो आपको बताना गुड्स मार्केट को, ठीक है। अब ये देखते हैं, रिन्यूड इकोनॉमिस्ट सर जॉन रिचर्ड हिक्स एंड एल्विन हेंसन क्रिएटेड ए मॉडल दैट ब्रिंग टुगेदर और सिंथेसिस द क्लासिकल एंड किन्स थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये मॉडल किसने बनाया था? जॉन रिचर्ड हिक्स ने और एल्विन हेंसन ने। तो तभी इसको हिक्स और हेंसन सिंथेसिस बोला जाता है। दिस इज नोन एज ISLM कर्व मॉडल। तो इसी को जाना जाता है ISLM कर्व मॉडल। और जहां पे I का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट्स और S का मतलब सेविंग, और LM के अंदर L का मतलब है लिक्विडिटी प्रेफरेंस और M का मतलब है मनी सप्लाई, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। जब हम ISLM मॉडल बनाने के लगेंगे तब हमको सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट से कर्व बनाना होगा जिसको हम IS कर्व बोलेंगे। देन हमको किन्स की थ्योरी पर हम LM कर्व बनाना होगा जिसको लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई कर्व बोलेंगे। और लास्ट में इन दोनों को कंबाइन करके जब हम ओवरऑल इक्विलिब्रियम निकालेंगे तो इसके आधार पर हम पूरी ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर मैक्रो लेवल पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर पाएंगे। जब हम अपने देश के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं तब हम ISLM मॉडल का ही यूज करते हैं। इसमें हमने मतलब दोनों पक्ष देख लिए कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट और सेविंग कितनी हो रही है, देन मनी की लिक्विडिटी क्या है और उसका प्रेफरेंस क्या है, ठीक है। और उसके बाद मनी सप्लाई किस प्रकार से मार्केट में फ्लो हो रही है, उसके आधार पर ही हम मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर पाएंगे। मतलब सबसे पहले हम IS कर्व का इक्विलिब्रियम निकालेंगे, देन हम LM कर्व का इक्विलिब्रियम निकालेंगे, फिर हम इन दोनों का ओवरऑल इक्विलिब्रियम यहाँ पर निकालेंगे, जिससे हम हमारे देश के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निर्धारित करना है वो हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं यूजिंग क्लासिकल थ्योरी ऑफ टू ड्राइव IS कर्व। तो IS कर्व बनाने के लिए क्या क्या बात कही गई है? द IS कर्व रिप्रेजेंट ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट्स वेयर द गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम मीनिंग इन्वेस्टमेंट और सेविंग। तो मतलब क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि IS कर्व जो है गुड्स मार्केट के इक्विलिब्रियम पर काम करता है। गुड्स मार्केट के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट और सेविंग ही आता है, इन्वेस्टमेंट सेविंग तो गुड्स मार्केट एक पार्ट है। मतलब गुड्स का मतलब वो भी नहीं कि आप समझो क्लॉथ या कोई खाने का पीने का सामान, वो गुड्स नहीं। गुड्स के अंदर हर चीज आएगी, ठीक है। पूरी ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर कितनी कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इनकम के और उसके इंटरेस्ट रेट के, तो हर चीज को गुड्स में कैलकुलेट किया जाएगा। तो गुड्स का मतलब सिर्फ हम बात करें इकोनॉमी के टर्म में, तो इकोनॉमी के टर्म में गुड्स का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। इसके अंदर मतलब हमारा कंजम्पशन कितने हैं, ठीक है, देश में कंजम्पशन कितना है, देन हमारा एक्सपोर्ट कितना है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी है, ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी है। ये सब जो है हमारी गुड्स है, मतलब हमारे इकोनॉमी की डिमांड है। और सप्लाई का मतलब ये है कि हमारी प्रोडक्शन कितनी है, ठीक है। तो ये जब मिलती हैं तब हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे पहुंचते हैं। तो क्लासिकल थ्योरी में देखा जाता है कि हमारा गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम बन रहा है नहीं, और गुड्स में मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग है कि नहीं है, ठीक है। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हो। देखो, एक इकोनॉमी के अंदर दो प्रकार से लेन देन हो रही है। सबसे पहले कि एक तो गुड्स का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। अब मान लो ए के पास कोई गुड्स है, वो बी को दे रहा है, बी सी को दे रहा है, ठीक है। तो एक तो हो रहा है गुड्स का आदान प्रदान, और एक हो रहा है पैसे का आदान प्रदान, ठीक है। क्योंकि ए गुड्स बी को दे रहा है तो बी ए के गुड्स के बदले क्या दे रहा है, पैसा, ठीक है, पैसा दे रहा है। तो मतलब एक तो हो रहा है गुड्स का आदान प्रदान और एक हो रहा है पैसे का आदान प्रदान। तो अगर जब हम गुड्स के आदान प्रदान की बात करें तो ये बात करी जाती है IS कर्व के अंदर, ठीक है। और पैसे के आदान प्रदान मतलब कि मॉनेटरी टर्म्स के अंदर हम बात करें तो ये किया जाता है LM कर्व के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बेसिक चीज आपको मैंने वापस रिपीट कर दिया। अब जब हम IS कर्व बना रहे हैं तो उसका स्टेप वन क्या है,
एज इनकम राइजेस पीपुल सेव मोर, क्योंकि इनकम जब बढ़ती है तब लोग ज्यादा पैसा बचाते हैं। तो द सेविंग कर्व शिफ्ट टू द राइट, और सेविंग कर्व जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। द इन्वेस्टमेंट कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, द इंटरसेक्शन ऑफ द सेविंग कर्व एंड द इन्वेस्टमेंट कर्व गिव अस द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दैट लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, अभी क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर, तो ये समझने के लिए हमको ये देखना है। ये कह रहा है कि जैसे जैसे इनकम जो है, इनकम हमारी बढ़ने लगी, क्योंकि पहले इनकम यहाँ थी फिर यहाँ बढ़ गई, तो ये हमारी इनकम जो है बढ़ रही है। तो जैसे वैसे ही क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम होता जा रहा है। आप देखोगे कि जब हमारी इनकम इतनी थी तब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा था, ठीक है, और हमारा इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पर बैठ रहा था। फिर जब हमारी सेविंग और बढ़ी, तब क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, फिर और बढ़ी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, मतलब हमारा इक्विलिब्रियम है तो वो इस पॉइंट पे बैठने लगा। और आगे फिर और देखेंगे तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम बना। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन क्या दिखाती है, ये दिखाती है हमारा इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, तो मतलब जैसे जैसे हमारा सप्लाई सेविंग जो है बढ़ती जाएगी तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम आता जाएगा और हमारा जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो डाउनग्रेड होता जाएगा। और ये जो हमारा है ये हमारा सप्लाई कर्व है, क्योंकि सप्लाई कर्व भी हमारा राइट की तरफ डाउनवर्ड बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही देखा हमने सप्लाई बढ़ती गई तो हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो और नीचे नीचे आता गया, और मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है और कम होता गया। मतलब सप्लाई जब तक पैसे की मार्केट में बढ़ेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम आएगा। इसमें देखो कि जैसे इनकम जो है, इनकम हमारी इस लेवल से इस लेवल में आई और बढ़ती गई आगे आगे आगे, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा कम होता गया, क्योंकि इनकम बढ़ने से क्या हुआ, सेविंग बढ़ गई, सेविंग बढ़ने से मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ गई, सप्लाई बढ़ने से क्योंकि सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड जो है पैसे की इतनी कम थी, तब हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो नीचे राइट की तरफ बढ़ने गया, मतलब डाउनवर्ड होता गया। ठीक है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम बनता जा रहा है। तो ये है हमारा आई एस कर्व। ठीक है, अभी सिर्फ हमने आई एस कर्व देखा है, अब हम देखेंगे किन्स की थ्योरी के ऊपर एल एम कर्व, किन्स थ्योरी टू ड्राइव द एल एम कर्व। एल एम कर्व रिप्रेजेंट ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट्स वेयर द मनी मार्केट इज इक्विलिब्रियम, मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई। तो एल एम कर्व में देखा जाता है मनी मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम किस प्रकार से बनता है। We start with the Keynes theory. As income rises, the demand of money, liquidity preference increases, so the money demand curve shift to the right. The supply of money is fixed. The intersection of the money demand curve and the money supply curve give us the equilibrium rate of interest for the level of income. ये क्या कहना चाह रहा है, देखो, क्योंकि एलएम हमने बात करी थी ऊपर किन्स की थ्योरी के अंदर, क्योंकि सप्लाई जो है, मनी की सप्लाई जो है वो सेंट्रल बैंक के द्वारा डिसाइड की जाती है, तो सप्लाई जो है वो तो सेम रहेगी। अब सप्लाई सेम रहेगी और व्यक्तियों की अगर इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ गई लेकिन आपकी सप्लाई सेम है, ठीक है, तब क्या होगा, क्योंकि पैसे की डिमांड तो और बढ़ेगी, क्योंकि उनको पैसा और चाहिए अपने अपने काम के लिए, क्योंकि इनकम बढ़ गई तो पैसे की डिमांड बढ़ेगी। अब पैसे की डिमांड जब बढ़ जाएगी, जब पैसे की डिमांड बढ़ जाएगी तब क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर सप्लाई सेम है तब लिक्विडिटी प्रेफरेंस का जो पहला इक्विलिब्रियम यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी बढ़ता गया। तो यहाँ पे देखो अब ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इक्विलिब्रियम बना, तो मतलब व्यक्ति अब पैसे की डिमांड बढ़ाने से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी पैसा लेने को तैयार है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पैसे सप्लाई सेम होने पर जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस का कर्व है वो हमेशा ऊपर की तरफ राइट की तरफ बढ़ता रहता है। यहाँ पे देखिए इनकम इनकम हमारी लगातार बढ़ रही है, यहाँ पे इनकम बढ़ती जा रही है तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है बढ़ता जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एल एम कर्व है वो हमेशा अपवर्ड बढ़ता है, मतलब इस प्रकार से ऊपर जाता है, और जो आई एस कर्व है वो हमारा इस प्रकार से नीचे आता है। ठीक है, क्योंकि आई एस कर्व जो है हमारा, यहाँ पे देखो आई एस कर्व जो है हमारा डाउनवर्ड आ रहा है और हमारा एल एम कर्व जो है हमेशा ऊपर जाता है, ये ऊपर जा रहा है। अब ये तो हमने देख लिया अलग अलग। सबसे पहले हमने ये देखा कि गुड्स मार्केट के अंदर, गुड्स मार्केट के अंदर जब गुड्स मार्केट मतलब सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब व्यक्तियों की अगर सेविंग ज्यादा होगी तो वो ज्यादा पैसा सप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और वहां पे फिर इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम चेक करेंगे और उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्धारित होगा।
फिर एलएम कर्व में हमने ये देखा कि मनी की डिमांड मार्केट में क्या होगी, क्योंकि वहां पे सप्लाई बराबर है, सप्लाई हमेशा वर्टिकल लाइन में रहेगी, तो डिमांड अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ रिटर्न भी ज्यादा होगा। तो ये एलएम कर्व में, तो मतलब एलएम कर्व हमारा अपवर्ड रहेगा और आईएस कर्व हमारा डाउनवर्ड रहेगा। यहां तक हमने देखा। अब आईएस एलएम कर्व क्या है, जब हम इन दोनों कर्व को एक साथ जोड़ के देखते हैं, क्योंकि हम जीडीपी हम हमारे इकोनॉमी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्धारित करना चाहते हैं, तब हम दोनों को एक साथ जोड़ के देखते हैं और उससे हम एक क्लियर इमेज ले पाते हैं और वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निर्धारित करते हैं। अब कंबाइनिंग द आईएस एंड एलएम कर्व, the overall equilibrium for the entire economy at the point where both the goods market and the money market are in equilibrium at the same point। कहने का मतलब है कि जब एलएम कर्व और आईएस कर्व ये दोनों का जहां इक्विलिब्रियम बैठेगा वो हमारा देश का इक्विलिब्रियम होगा और वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्धारित की जाएगी। This occurs at the point of intersection of IS and LM curve. This intersection gives us the equilibrium rate of interest and the equilibrium level of income for the whole economy। तो whole economy के लिए equilibrium level of interest मतलब किस पे रेट इंटरेस्ट निर्धारित करो और इनकम कितनी है उसके ऊपर पूरी इकोनॉमी के लिए हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निर्धारित करें। This theory shows the both real factors productivity and thrift and monetary factor demand and supply of money plays a part of determining the rate of interest। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये थ्योरी आपको रियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कितनी है हमारे इंडस्ट्री की और उसके थ्रिफ्ट कितना है, तो आपसे ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ये पहले 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रियल फैक्टर के ऊपर कौन सा मॉडल काम करता है, तब आपका आंसर होगा आईएस कर्व। ठीक है, और मॉनिटरी फैक्टर के ऊपर कौन काम करता है, एलएम। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हम कहा थे कि आईएस रियल फैक्टर की प्रोडक्टिविटी थ्रिफ्ट पता चलती है और मनी फैक्टर के अंदर डिमांड और सप्लाई पता चलती है और इससे हम हमारी इकोनॉमी की रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो ऊपर बात करी कि आईएस कर्व जो है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप में रहेगा और एलएम कर्व जो है वो हमेशा अपवर्ड स्लोप में रहेगा और ये हमारा इक्विलिब्रियम होगा। तो यहाँ पर मतलब हम ये कह सकते हैं कि इतनी इनकम पर इतने पैसे की डिमांड पर हम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक सही इक्विलिब्रियम मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब ये हमारा आईएस एलएम कर्व तो खत्म हुआ। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे एक और बात करनी होगी। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं, अब आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। जैसे होम लोन की बात करें तो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट है लगभग 7% से लेकर 9% के बीच में होगा। ठीक है, या पर्सनल लोन की बात करें तो 16% के बीच में होगा, या टर्म लोन कोई नॉर्मल लोन की बात करें तो हमारा 8 से 10% के बीच में रहता है। ठीक है, अब ये इंडिया की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जापान की, ठीक है, तो ये जापान के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो 1% या 1% से भी कम, 1% या 1% से कम पे मिल जाता है। या कई बार एक बार तो ऐसा भी हो गया था कि नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया था। मतलब आप पैसा ले लो और उसके बदले में भी आपको पैसा इंटरेस्ट पे किया जाएगा बैंक के द्वारा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ का क्योंकि आईएस और एलएम कर्व हम बनाए हैं ना, अगर जापान का देखें तो वहाँ की प्रोडक्टिविटी जो है, जो वहाँ की गुड्स है, क्योंकि अब सबसे पहले बात करें आईएस मॉडल की, ठीक है, तो क्लासिकल थ्योरी की बात करते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि जो सप्लाई है पैसे की, क्योंकि लोग हैं वहाँ पे बहुत पैसा अपने पास सेव करके रखते हैं। ठीक है, अब उन्होंने बहुत पैसा सेव कर रखा है तो मार्केट के अंदर का सप्लाई बहुत है, लेकिन वहाँ की इंडस्ट्री की जो डिमांड है, जो उनकी इन्वेस्टमेंट की डिमांड है, वो डिमांड इतनी नहीं है। ठीक है, तो लोगों के पास क्या पैसा बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी डिमांड नहीं है। तब इसी वजह से क्या है, उनका जो इक्विलिब्रियम है वो बहुत ज्यादा नीचे बनता है। ठीक है, इसलिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डाउन जाता है। ये मेजर कारण है वहां पे। इसीलिए हर किसी भी देश की अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करो तो इंडिया के अंदर इसी कारण से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड है और जापान के अंदर क्या डिमांड बहुत कम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक है आईएसएलएम कर्व एंड फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अब फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर चेंजेस से आईएसएलएम कर्व पे क्या प्रभाव पड़ता है? इफेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। Fiscal policy refer to the government decision about the spending and taxes। Fiscal policy shift the IS curve। अब फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है कि हम हमारे देश में क्या क्या स्पेंड करेंगे, मतलब हम खर्चा कहाँ करेंगे और हमारी जनता से टैक्सेस जो है किस प्रकार से वसूलेंगे। अब इसमें दो चीजें हैं, या तो गवर्नमेंट टैक्स और खर्चा बढ़ाएगी या कम करेगी। तो अगर खर्चा सरकार बढ़ा देती है, मतलब मार्केट के अंदर पैसे की सप्लाई बढ़ा देती है, expansionary fiscal policy, increasing government spending and cutting taxes।
अब अगर सरकार टैक्स कम कर देगी तो भी लोगों का मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी पैसे की, या फिर अपना स्पेंडिंग बढ़ा देगी। इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड, द शिफ्ट ऑफ आईएस कर्व टू द राइट लीडिंग टू द हायर इनकम एंड द हायर इंटरेस्ट रेट। तो कहने का मतलब है, तो यहाँ देखना अपनों को, जब सरकार जो है मार्केट के अंदर पैसे की सप्लाई बढ़ा देती है, मतलब या तो मार्केट ने स्पेंडिंग बढ़ा दी या टैक्सेस कम कर दिए, तो लोगों की क्या इनकम बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ने से क्या होगा कि जो हमारा आईएस कर्व है, जो हमारा आईएस कर्व है वो राइट की तरफ मूव कर जाएगा, वो राइट की तरफ मूव कर जाएगा, जिससे हमारी इनकम बढ़ने से, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है वो ज्यादा चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम बैठ जाएगा, जो कि पहले हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पे था और हमारी इनकम बढ़ने से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गया, तो इक्विलिब्रियम भी ऊपर की तरफ बढ़ गया। इससे क्या होगा, हायर इनकम एंड द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसके विपरीत अगर सरकार जो है अपनी स्पेंडिंग जो है कम कर देती है, डिक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इंक्रीजिंग टैक्सेस, तो या तो सरकार टैक्स बढ़ा देती है और अपनी स्पेंडिंग को कम कर देती है। इससे क्या होगा कि आम जनता की जो है इनकम कम हो जाएगी। अब जब इनकम कम हो जाएगी ना, तब हमारा आईएस कर्व जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो पहले जहां पर हमारा इक्विलिब्रियम E1 था, ठीक है, E1 था क्योंकि हमारी इनकम ये थी। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको ज्यादा देना पड़ रहा था, लेकिन जब गवर्नमेंट ने हम हमारा इनकम कम कर दिया तो मार्केट डिमांड कम होगी। तब इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी इनकम कम हुई, तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो गया। ठीक है, तो ये होता है फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अब आपको ये ध्यान रखना है, जब सरकार फिस्कल पॉलिसी में चेंजेस ला रही है तब आपका प्रभाव पड़ेगा आईएस मॉडल पे, और जब मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करिए तब आपका प्रभाव पड़ेगा एलएम मॉडल पे। ठीक है, देन हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करने में क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी रेफर टू द सेंट्रल बैंक्स डिसीजन अबाउट द मनी सप्लाई। तो सब मॉनेटरी पॉलिसी का ये मतलब है कि जब आरबीआई डिसाइड करता है कि मार्केट के अंदर मनी सप्लाई क्या रहे, कैसे रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं सभी आरबीआई जो है रेपो रेट, आरबीआई का बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, तो बैंक रेट, इनके आधार पर क्या मार्केट में लिक्विडिटी डिसाइड करता है। अब जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में शिफ्ट चेंज करता है तब हमारा एलएम कर्व जो है शिफ्ट होता है। अब इसमें भी दो कंडीशन हो सकती है, या तो सरकार आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ाएगा या लिक्विडिटी को कम करेगा। एक्सपोनेंशियली मॉनेटरी पॉलिसी इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई, जब आरबीआई मनी की सप्लाई को बढ़ा देता है, क्योंकि एलएम मॉडल में बात करी थी कि सप्लाई जो है वो निश्चित रहती है, एक वर्टिकल लाइन में रहती है, सेम रहती है, लेकिन जब सप्लाई बढ़ जाएगी तब क्या होगा, शिफ्ट द एलएम कर्व टू द राइट द लीड्स टू द लोअर इंटरेस्ट रेट एंड हायर इनकम। इसका क्या मतलब है, जब आरबीआई मॉनेटरी के हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई बढ़ा देती है, तब हमारा जो एलएम कर्व है तो वो हमारा नीचे की तरफ झुक जाएगा। कैसे, देखो, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई तो हमारी और हमारी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि इनकम बढ़ने से ही हमारी सप्लाई बढ़ी। ठीक है, अब इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ने से क्या होगा, क्योंकि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले I1 दे रहे थे हमारी कम इनकम पे, लेकिन जब हमारी इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्लाई ज्यादा होगी, मार्केट के अंदर पैसे की सप्लाई ज्यादा होगी क्योंकि आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में डील दे दी। ठीक है, अब सप्लाई ज्यादा होगी लेकिन इतनी डिमांड नहीं है, तब क्या होगा कि हमको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक है, तो हमारा एलएम जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा और हमारा नया इक्विलिब्रियम E2 बन जाएगा। और इसके विपरीत अगर डिक्रीजिंग इन मनी सप्लाई, आरबी जो है अगर मनी सप्लाई की को कम कर दे, लिक्विडिटी मार्जिन कम कर दे, ऑफन यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, कभी महंगाई को रोकने के लिए सरकार को, आरबीआई को ये करना होता है, शिफ्ट द एलएम कर्व टू द लेफ्ट। अब एलएम कर्व जो है हमारा लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएगा विद द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लोअर इनकम, क्योंकि मार्केट के अंदर आरबीआई ने सप्लाई कम कर दी है। तब पहले जो हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पर बैठ रहा था, क्योंकि हमको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ा था, लेकिन अब जब सप्लाई कम है लेकिन डिमांड हमारी स्टेबल है, तब क्या होगा, हमारा जो एलएम कर्व है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा और हमको अब हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक है, तो ये हमने पूरे चैप्टर में यही बात करी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निर्धारित करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने एग्जांपल दिए हैं या ये जो मैंने ग्राफ्स लिए हैं, ये सभी मैंने आपकी जो बुक है मैकमिलन की वहीं से लिए हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट रहे इसीलिए। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर जो है समझ आ गया होगा। अब इस चैप्टर के साथ मैंने आपको क्विक रिवीजन और एमसीक्यू प्रोवाइड करवाए हैं। ये एमसीक्यू है, इसके अंदर जो टॉप आपके 10 क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको दे दिए हैं। आप अगर चैप्टर के अंदर, ये क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, अगर किसी को समझ आया तो एक बार में समझ आता है,
अगर नहीं है तो आपको बहुत बार पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये जो 10 क्वेश्चन मिलेंगे, इसी टाइप के आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, तो ये आप जरूर कर लेना इसके बाद आपको क्विक रिवीजन मिल जाएगा। इस चैप्टर को समरी फॉर्म में रिवीजन करने के लिए आपको ये पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये 3 से 4 पन्नों के अंदर रहता है।